हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम जो है हमारे अगले जो टॉपिक है रोम का इतिहास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम क्लास 11 का हिस्ट्री का लेसन 3 की ओर जा रहे हैं और इसमें अब जो अगला जो टॉपिक है, तो पिछली वाली वीडियो में जो है तीसरी शताब्दी का संकट, साक्षरता, लिंग और संस्कृति के बारे में बताया। अब हम इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं, आर्थिक विस्तार। आर्थिक विस्तार। अभी आर्थिक विस्तार कहाँ पर हो रहा है? रोम। ठीक है। अब आर्थिक विस्तार में देखिए आप, तो जब वो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ है, तो एक बात यह है कि जब तीनों से साम्राज्य में जब रोम का साम्राज्य फैला हुआ है, तो यानी व्यापारिक जो गतिविधि काफ़ी अधिक रही होगी, व्यापारिक संबंध भी कई अधिक रहे होंगे। तो साम्राज्य में जो है बंदरगाह, खादानों, ईंट भट्टों और जैतून की तेल की फैक्ट्रियाँ आदि जो है काफ़ी अधिक थी, जिनका उस समय आर्थिक आधारभूत ढांचा जो काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, मक्का, जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मद थी। यानी उस समय कह रहा है कि अगर मेसोपोटामिया में जो अगर कहें हम जो मुख्य व्यापारिक मदे, वो था क्या? गेहूँ, अंगूर और जैतून का तेल। ये क्या थी? मुख्य व्यापारिक मदे। ठीक है। तो यानी उस समय जो है इन चीज़ों का जो है काफ़ी अधिक जो है व्यापार हुआ करता था और इनका जो है अधिक मात्रा में उपयोग भी हुआ करता था। और इसका जो मुख्यतः जो है उपयोग जो है स्पेन, गैलिक प्रांतों में, उत्तरी अफ्रीका में, मिस्र के अंदर और अपेक्षाकृत कम मात्रा में जो इटली में भी इसकी जो खपत थी, जहाँ पर इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थिति उपलब्ध थी। ठीक है। फिर उसके बाद देखें हम शराब, जैतून का तेल, तरल पदार्थ की ढुलाई ऐसे मटकों में या कंटेनर में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। ठीक है। तो मटके या फिर कंटेनर। ठीक है। मटके या फिर कंटेनर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इन मटके और कंटेनर जो हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहते हैं? एम्फोरा। यानी इन मटके और कंटेनर में जो है जिन्हें हम एम्फोरा कहते हैं, इन एम्फोरा में जो है तरल पदार्थ जैसे शराब हुआ, जैतून का तेल हुआ, या और भी जो द्रव्य पदार्थ जो है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में एम्फोरा यानी इन मटके या फिर कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन मटकों में टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में आज भी जो वहाँ पर मौजूद हैं। फिर मॉन्टी टेस्टिकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक जो है हमें एम्फोरा के अवशेष पाए गए और पुरातात्विक जो है इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों का जो है स्वरूप देने और उनको पता लगाने के में सफल हुए, जिनमें वो क्या क्या ले जाया करते थे। ठीक है। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं से मिट्टी के जो है बर्तन सागरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं के नमूने भी साथ साथ हमें मिलकर पुरातात्विक जो है हमें उनके बारे में जानकारी देने के जो है सफलता प्राप्त किए। इस प्रकार हम अब सब एक साथ कह सकते हैं कि देखिए आप, स्पेन में जैतून का तेल निकालना का उद्गम जो है 140 से 160 ईस्वी के पे चरम उत्कर्ष पर था और इन दोनों जो है उत्पादित जैतून का तेल जो है मुख्य कंटेनर में ले जाया कर जाता था, जिसे हम ड्रेसल 20 कहते हैं। ठीक है। तो स्पेन में क्या है? स्पेन में जैतून का तेल के लिए ड्रेसल 20, ये क्या है? कंटेनर या मटके। तो स्पेन में जब जैतून का तेल जा रहा है तो उसे हम ड्रेसल 20 का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि इसका जो है हेनरिक ड्रेसल नाम के पुरातात्विक नाम पर आधारित है और इसने इस प्रकार कंटेनरों का जो है रूप सुनिश्चित किया। और ड्रेसल 20 का नामक कंटेनर में जो है भूमध्य सागरों से
ठीक है। भूमध्य सागर से अनेक जो है उत्खनन प्राप्त हुए और इनमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून का तेल का जो है प्रसार काफ़ी था और इसके साक्ष्य के आधार पर एम्फोरा पात्रों के अवशेष का भी जो है पर बल प्रातिनिधिक बता सकते हैं कि स्पेन में जैतून के तेल के उत्पादक जो है इतालवी प्रतिद्वंदियों के तेल के बाजार के छीनने से सफल हुआ और ऐसा तभी संभव हुआ जब लोग जो है जैतून स्पेन के तेल उत्पादक में अपेक्षा कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। तो जो स्पेन में जो जैतून का तेल जो है वो ड्रेसल 20 नाम की कंटेनर या मटके में उसको लाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो रोम में जो हमें मटके मिले, कंटेनर मिले, उसे एम्फोरा कहते हैं। और स्पेन में जो जैतून का तेल जो है जिस कंटेनर या मटके में ले जाया जाया करता था व्यापार के लिए, उसे ड्रेसल 20 हेनरिक ड्रेसल नाम के जो पुरातात्विक जब उसका इनको जो अवशेषों को बाहर निकाला, उनको जोड़कर इनके आकार दिया, तो उसे ड्रेसल 20 का जो है ड्रेसल 20 का नाम दिया गया। तो मुख्यतः हम देखें तो अगर हम देखें रोम में जो है वो अंगूर, जैतून का तेल, अब अंगूर से भी क्या है शराब बनाई जा रही है, तो इस तरह से जो उस समय शराब का और जो है जैतून का तेल जो है रोम के अंदर काफ़ी फल फूल रहा था और काफ़ी जो है अपने चरम उत्कर्ष पर था। उसके बाद देखिए आप दूसरे शब्दों में जो कहें हम तो उत्तरी अफ्रीका में उत्पादक ने स्पेन के जैतून के तेल में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा और फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व में उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व ने से तोड़ दिया और परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एग्रियन, दक्षिणी एशिया माइनर और सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी ने अंगूरी शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। तो धीरे धीरे जो है शुरुआत में जो है रोम का जो है काफ़ी बोलबाला रहा, उसके बाद में जो कह रहे हैं कि बाद में धीरे धीरे बढ़ते जो है जो ये व्यापार जो है भूमध्य सागर के बाजार से जो है अफ्रीका, एशिया होता हुआ सीरिया, उसके अलावा और भी जो है प्रदेशों में ये फलने फूलने लगा। तो यदि हम देखें तो इस तरह से ये जो है ये व्यापार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में जो है फेयूम, गैलीली, बाइजेकियस, दक्षिणी गॉल तथा बाइटिका तथा स्ट्रैबोर पिल्नी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश समझ में घनी आबादी वाले और सबसे जो है घनी भागों में से कुछ थे और सबसे बढ़िया किस्म की जो है अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। ये नहीं कह रहा है कैम्पेनिया, ये क्या है, कैम्पेनिया एक प्रांत है और यहाँ पर उत्तम किस्म की शराब, यानी कैम्पेनिया में जो है सबसे उत्तम किस्म की जो है शराब आने लगी और सिसिली और बाइजेकिया में रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात भी होने लगा। यानी जो है सिसिली और बाइजेकिया जो है रोम को भारी मात्रा में क्या कर रहे हैं, गेहूं का निर्यात कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं वहाँ पर। गैलीली में गहन कृषि की जाती थी और इतिहासकार जोसिफस ने लिखा है कि प्रदेश में ज़मीन के 1-1 इंच टुकड़े पर जो है खेती कर रखी थी और स्पेन के जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडरक्विविर नदी के साथ साथ महासागर के साथ साथ उनके अनेक बस्तियों में जमींदारों के द्वारा जो है ये काम किया जा रहा था। तो दूसरी ओर देखें तो रोम में जो है अनेक बड़े इससे बहुत कम उन्नत और अवस्था में थे। उदाहरण के लिए हम देखें तो नुमीडिया यानी जो आधुनिक अल्जीरिया है, ठीक है, ये देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। तो कह रहा कि उसका आर्थिक विस्तार तो काफ़ी था पर रोम के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है, जो पिछड़ा प्रांत था नुमीडिया, ये क्या है, नुमीडिया के लोग जो है यहाँ पे आर्थिक गतिविधि बहुत कम थी और ये जो क्या कर रहे हैं ऋतु प्रवास यानी मौसम बदलने के साथ साथ धीरे धीरे जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया कर रहे हैं, ठीक है। अब ऋतु प्रवास व्यापक रूप से जो है पैमाने पर होने लगा। चरवाहे और अर्ध यायावर अपने साथ में अवन आकर की झोपड़ी जिसे मेपेलिया कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक शब्द और आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो चरवाहे हैं और यहाँ के जो चरवाहों के अलावा जो हम कहें यहाँ पर अर्ध यायावार
जो व्यक्ति जो समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ में अवन नाम की जो झोपड़ी है, ठीक है, अमन जो इसे हम कह सकते हैं कि उस समय जिस तरह की जो ये झोपड़ी बनाई जाती थी, ठीक है, तो उस अवन आकार की झोपड़ियाँ, अवन आकार की जो है वो झोपड़ियाँ बना रहे हैं, ठीक है, और इन झोपड़ियों को जो है मेपालिया, इन अवन आकार की जो झोपड़ियाँ इसे क्या कहते हैं, मेपालिया, इन्हें मेपालिया भी कहा जाने लगा, ठीक है, मेपालिया भी कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते थे, यानी ये झोपड़ी है ये इतनी छोटी हुआ करती थी कि ये लोग जो है गाड़ी पर या किन्हीं साधनों के द्वारा जो है इन झोपड़ी, इन मेपालियों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर घूमते फिरते रहते थे, ताकि जब यहाँ पर कहीं पर भी जा रहे या ऋतु प्रवास ये कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है इन झोपड़ियों का इस्तेमाल करके वो है वहाँ पर जो होने वाली ऋतुओं से जो भी समस्याएँ हैं, ऋतु वर्षा ऋतु हो चाहे और भी चीज़ हो, उसमें अपना ये बचाव कर सके। तो उसके बाद देखिए जब लेकिन उत्तरी अफ्रीका में जब रोम जनजागीरों का विस्तार हुआ तो चरवाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों में आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई और स्पेन में भी जो है उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। इसमें अधिकतर जो है केल्टिक भाषी किसानों को आबादी थी जो पहाड़ी की चोटियों पर बसे गाँवों में रहते थे और इन गाँवों को जो है कैस्टेला भी कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए आप केल्टिक भाषा के किसानों की आबादी थी, कहाँ पर, उत्तरी क्षेत्र में बहुत कम विकसित था। अब कहाँ पर है, स्पेन में, स्पेन में उत्तरी सीमा पर, ठीक है, तो स्पेन का जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, तो उत्तरी सीमा पर क्या है, पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव, पहाड़ियों पर, पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव को कैस्टेला कहा जाता था, ठीक है। तो जो कैस्टेला कहा जाता था, और जब हम रोम के साम्राज्य के बारे में हम और सोचने समझने का प्रयास करते हैं तो इन असमानताओं को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। यानी जो है स्पेन में उत्तरी सीमा पर जो पहाड़ियों की चोटी पर जो बसे हुए गांव को जो हम कैस्टेला कह रहे हैं, अमन के आकार की झोपड़ी को मेपाली कहते हैं। तो ये काफ़ी जो है वन वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जाम में भी आते हैं और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो हमें इसकी जो है काफ़ी जानकारी, अगर हम ये देखें, ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ना मान बैठे कि प्राचीन दुनिया भी इसलिए उस समय लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम व पिछड़ा हुआ था, लेकिन स्थिति में उसके विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति की तरह तरह और भी जो है आगे बढ़ता गया। उसके बाद देखें हम इस काल में जो है जल शक्ति में मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन में सोने व चांदी की खानों में जल शक्ति की खुदाई की जाती थी और पहली व दूसरी शताब्दी में जो है बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों में खनिजों को निकाला जाता था। और उस समय जो उत्पादक का स्तर इतना ऊंचा हुआ है कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग जो है 1700 वर्ष के बाद भी ऐसे उत्पादन स्तरों को देखने को नहीं मिलते हैं, जो उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और जो है अगर हम देखें तो बैंकिंग व्यवस्था भी थी। यानी वहाँ पर कह रहे हैं, वहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, बैंकिंग व्यवस्था, यानी उस समय वहाँ पर कह रहा हमें बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से जो है प्रयोग होता था। तो इन सभी बातों से ये हमें जानकारी मिलती है कि रोम की समुद्र अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी भी हम करें, पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने रोम के जो है आर्थिक विस्तार के बारे में देखा, वहाँ पर जो है जैतून के तेल के बारे में हमने और शराब के बारे में और भी तमाम जो चीज़ों के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, रोम की अर्थव्यवस्था का जो है एक मुख्य भाग रहा है। तो मैंने कुछ शब्द आपको बताए हैं, जैसे ट्रेसलबीस है, एम्फोरा है, कैस्टेला है, मेपालिया है, ये काफ़ी वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत में हम देखें तो रोम में जो है केवल जो द्रव्य जो पदार्थ है, शराब हुआ, जैतून का तेल हुआ, ठीक है, उसके अलावा गेहूँ जो है
ये सभी का जो है बड़ी मात्रा में जो है व्यापार किया जा रहा है। और नेचुरल बात है कि जब तीनों साम्राज्य में फैला हुआ रोम का साम्राज्य है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वस्तुओं का आदान प्रदान यानी आयात और निर्यात भी किया जा रहा है। तो इस तरह से रोम की अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नति। उसके अलावा जो है रोमवासी जो है इस द्रव्य पदार्थ के में सुगंधित द्रव का भी इस्तेमाल किया करते थे, यानी वो है सुगंधित द्रव का भी इस्तेमाल करते थे जब वो स्नान करते थे या और भी तमाम जो है कोई भी धार्मिक कार्य है तो उसमें जो है सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल करते थे। तो ये सुगंधित द्रव्य जो है इन ड्रेसल के अंदर, इस एम्फोरा के अंदर भी जो है भर कर जो लाया और ले जाया जाता था। तो उसके अलावा हम देखें तो सबसे बड़ी बात हमने देखी यहाँ पर कि रोम के अंदर जो है बैंकिंग व्यवस्था, यानी उस समय बैंकिंग व्यवस्था भी थी, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, धन का व्यापक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये सब किससे संभव हुआ है? रोम के आर्थिक विस्तार से हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने आपको जो है रोम के आर्थिक विस्तार के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। बहुत सारी बातें मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर बताई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए परीक्षा के लिए। और कई बार जो है इन जो शब्द मैंने आपको बताए हैं ये शब्दों के बारे में जो है 1 नंबर का 1 वर्ड का जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है हाफ ईयरली में और ईयरली के अंदर। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर जो है इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको हम दिखाएंगे श्रमिकों पर नियंत्रण, किस तरह जो है श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था या श्रमिकों के बारे में या दास प्रथा के बारे में क्या क्या विचारधाराएं थी रोम के अंदर, जो भी हमें साक्ष्य मिले या वहाँ पर कौन सी दास प्रथा थी, ये तमाम बातें जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा दासों के प्रति कौन कौन से जो है व्यवहार किए जाते थे, ये तमाम बातें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।